बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 13 मई है और दिन है बुध का। 28वीं आईनी तरमीम होने जा रही है और बहुत खौफनाक चीज़ें इसके अंदर होने जा रही हैं। और क्या क्या होने जा रहा है वो इस वीडियो के अंदर तफसील से डिस्कस करेंगे। और कुछ और भी अहम तफसीलात हैं कि जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स वगैरह हैं, उनके अखराजात दुगना बढ़ गए, 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन ये जो 28वीं तरमीम वाली जो चीज़ें हैं ये बड़ी खौफनाक और होशरुबा हैं। और इसके अंदर मैं उसमें मतलब तरतीब के साथ आपके सामने रखता हूँ। जो सबसे खौफनाक चीज़ है, जो इस मुल्क के नौजवानों को मायूस करने के लिए एक कोशिश है, वो ये है कि वोटर की उम्र को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जो 18 साल से ज़ायद उम्र जो भी शहरी था उसको वोट का हक था, वो वोट का हक 18 साल वाले से छीन के अब उसकी जो हद है उसको बढ़ाने की एक तैयारी की जा रही है। जो तजावीज़ अभी तक सामने आई हैं 28वीं आईनी तरमीम की, उसके मुताबिक जो पहली चीज़ है वो ये है कि वोटर की उम्र 20 से 22 साल तक कर दी जाएगी। और इस जो ये उम्र है इसके बढ़ाने से जो फ़र्क पड़ेगा इस वक्त वोटर्स के अंदर, जो पाकिस्तान में ज़्यादा तादाद नौजवान वोटर्स की है। पूरे मुल्क में जो एदाद-ओ-शुमार हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके मुताबिक 13 करोड़ लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, वोट देने के अहल हैं। 13 करोड़ जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी जो तादाद है वो कम होकर तकरीबन 11 करोड़ तक रह जाएगी इस फैसले के बाद। अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है, अगर ये तजवीज़ के ऊपर इत्तेफाक कर लिया जाता है, तो ये पहली चीज़ है जो नौजवानों के लिए, कि वो नौजवान जो पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने वोट दिया, लेकिन अब नया जो नौजवान आ रहा है, नई जो जनरेशन आ रही है, वो वोटर बन रही है और वो अगले इलेक्शन में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। क्योंकि पिछली जो इलेक्शन था 2024 का, उसमें नौजवानों का वोट था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उस वोटर को साइड पे करने के लिए ये उम्र की जो हद है उसको बढ़ाया जा रहा है। और एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो सूबों के हवाले से है। सूबों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। ऑल्दो के इसके ऊपर बहुत से एतराज़ात आएंगे अभी सामने, अभी इसमें मुशावरत हो रही है, लेकिन जो तजावीज़ या जो प्लान है, और ये प्लान चलता आ रहा है। 26वीं तरमीम से ये सिलसिला शुरू हुआ है। जो 26 में भी नहीं हुई वो 27वीं में हो गई। फिर कहा गया, फैसल वाडा ने तो खुल के कहा कि जो 27वीं तरमीम में जो चीज़ नहीं होगी वो 28वीं में कर दी जाएगी। और वो जो 27वीं तरमीम में रह गई थी वो चीज़ें मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। लेकिन ये अगर 28वीं में भी इसका कंसेंसस नहीं होता तो 29वीं हो जाएगी। लेकिन होना ये है, तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि सूबे जो हैं वो छोटे छोटे सूबे बनाए जाएं और 12 नए सूबे जो है बनाने की तजवीज़ है। अच्छा, उसमें जो तजावीज़ मुख्तलिफ सामने आ रही हैं उसमें ठीक है, नए सूबों के जो क़याम है, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर स्मॉल यूनिट्स में आपकी गवर्नेंस हो, छोटे छोटे यूनिट्स हों, तो गवर्न करना आसान होता है। इस मामले में तो ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई बदनीयती का पहलू कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसके अंदर कुछ चार जो टेरिटरीज़ हैं उनको वफाक के ज़ेर इंतज़ाम लाने का भी मंसूबा है, ज़ेर गौर हैं चीज़ें, कि कराची को भी वफाक के ज़ेर इंतज़ाम ले आया जाए, फाटा को जो खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो गया था वो दोबारा वफाक के ज़ेर इंतज़ाम आ जाए, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। और ये बहुत अहम स्ट्रेटेजिक, यानी उस हिसाब से देखें अगर, कराची जो बिज़नेस हब है, फाटा एक मादनियात का गढ़ है, जीबी कश्मीर सारा। तो एक तो ये है। दूसरा, इस वक्त 4 जो बिल हैं, आइनी बिल नए सूबों के क़याम के हवाले से, वो असम्बली में पड़े हुए हैं। उसमें पहले नंबर पर है भावलपुर सूबा, दूसरे नंबर पर है हज़ारा सूबा, ये खैबर पख्तूनख्वा का। पंजाब के अंदर बहावलपुर सूबा है, सराइकी सूबा है और मशरकी पंजाब है। ये 4 सूबों के क़याम के लिए तो जो आइनी बिल हैं वो कौमी असम्बली में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हज़ारा सूबा के क़याम की करारदाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 2 दफ़ा मंजूर हो चुकी है। फिर इसी तरह पंजाब में भी सूबों के हवाले से वहाँ पे रिलेक्टेंट तो थे, लेकिन एक मुतालबा एक अरसे से चला आ रहा है। इमरान खान के दौर में जो जनूबी पंजाब का सूबा था उसके लिए अलग से वहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट भी कायम कर दिया गया था। और एक तो ये पंजाब के अंदर 3 सूबे, एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके अलावा बलूचिस्तान में एक इजाफी सूबा, और सिंध में 2 नए सूबे, उसमें अंदर कराची को भी इलादा करना और सिंध के अंदर 2 सूबों को जो है वो बनाना। ये सारी चीज़ें जो है वो इन सारी तजावीज़ के अंदर शामिल है, यानी नए सूबों के क़याम के हवाले से। अच्छा, इसमें कुछ लोगों की ये राय है कि ये जो नए सूबों वाली बात है ये शायद इम्प्लीमेंट ना हो सके। ये पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पे, यानी मौत दिखाकर बुखार पे राज़ी करना, कि उनको कहीं कहा जाएगा पंजाब के लोगों को भी, नून लीग भी ज़ाहिर है अगर पंजाब में सूबे ज़्यादा बनते हैं या वहाँ पे भी डिवाइड हो जाते हैं, केपी में भी अगर हज़ारा निकल जाता है, तो ये सियासी जमातों को डराने के लिए, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को, अगर पीपल्स पार्टी के हाथ से कराची चला जाता है और सिंध के 2 हिस्से हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा।
तो उनको इस बात से डरा के हो सकता है ये तजवीज़ वापस ले ली जाए, लेकिन जो असल काम करवाना है NFC अवार्ड में सूबों का शेयर कम करने के लिए, वो पर्पज़ है। और इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये अभी बहुत ही खौफनाक करके, जैसे 26वीं तरमीम को मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उसका मुसव्वदा जब सामने आया तो वो काले लिफाफे में एक काला नाग था, और फिर उन्होंने कहा कि हमने उसका जहर निकाल लिया है। तो अब एक और काले लिफाफे में काला नाग जो है वो ये तैयार हो रहा है, और अब देखेंगे इसका कितना जहर इसमें से निकाला जा सकता है। जो पीपल्स पार्टी उसमें कुछ नेगोशिएट करती है, या अगर अपोजिशन को भी उसमें एतमाद में लिया जाता है तो PTI के इसके ऊपर, क्योंकि सूबों के हवाले से तो PTI ऑलरेडी उनके मंशूर के अंदर शामिल है छोटे सूबों का क़याम। तो इसमें हुकूमत ज़ाहिर है मशवरा तो करेगी। मौलाना फजल रहमान जब भी तरमीम होती है, 26वीं हो, 27वीं हो, 28वीं हो, उनका एक रोल होता है। अभी हम कुछ अर्से बाद हम देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर आपको लोगों की आमद, एक बिलावल आ गया, शहबाज शरीफ आ गया, PTI वाले चले गए, तो ये चीज़ें तो होंगी और इस पर भी मुशावरत होगी। लेकिन ये भी एक खौफनाक मनसूबा इस तरह से है कि जो अहम तरीन लोकेशंस या टेरिटरीज़ हैं, जिसके अंदर कराची है, फाटा है, GB और कश्मीर है, उसको वफाक के ज़ेर इंतज़ाम लाने के हवाले से जो चीज़ें हैं ये बहरहाल एक खौफनाक हैं। अच्छा, फिर अदालतों वाला मामला अभी तक रुका नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि 26वीं तरमीम में वैसे खैर अदलिया फारिग हो गई थी, 27वीं तरमीम में मुकम्मल दफन हो गई है, लेकिन अभी भी वो उसके अंदर और चेंजेस करनी है और तरमीम करनी है। और जो अदलिया के हवाले से तरमीम की जो तजवीज़ अभी तक सामने आई हैं ज़राए के मुताबिक, वो यही है कि जो आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अब यहाँ पे इन्होंने जल्दी में तरमीम तो कर दी है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि कौन सी अदालत सुप्रीम है, कौन सी अदालत जो है वो ज़्यादा बाइख्तियार है, और किसकी जो जुरिस्प्रूडेंस है वो जो होता है कि उसके फ़ैसले जो है वो दूसरे उस पर लाजिम होंगे या नहीं होंगे। तो ये इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सिरे से ही वफाक से ख़त्म करने के हवाले से सोचा जा रहा है। यह तजवीज़ सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी जाए, और जो सूबों के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे उसको एपलेट कोर्ट का दर्जा देके सूबों में भेज दिया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट करार दी जाएगी। वो यही कि हाई कोर्ट के जो फैसले हैं सूबों के अंदर, सूबों की हद तक वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हों, और वो वहाँ पे एपलेट कोर्ट हो। यानी उसमें फिर एपलेट कोर्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी जो अपील है फैसले के ख़िलाफ़ वो फाइनल, उसकी फाइनलिटी तय होती है। यानी एपलेट कोर्ट के फैसले की फिर फर्दर जो है उसकी अपील नहीं हो सकती। तो सूबों के हद तक, यानी उसकी जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की तमाम सूबों में रजिस्ट्रीज़ हैं जहाँ जजेस बैठते हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की जो तादाद है वो भी इसी तनासब से है कि चारों सूबों से वो जजेस लिए जाते हैं। तो वो जजेस अपने अपने सूबों में वो रजिस्ट्रीज़ में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो हाई कोर्ट से आ रहे होते हैं उनको सुनते हैं। तो उनको सूबों में भेज दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म हो जाए वफाक से, और आइनी अदालत ही सबसे बड़ी अदालत हो और वफाक के मामलात हों। और आइनी अदालत को क्या इख्तियारात दिए जाएँ वो भी आगे चल के मैं आपके सामने रखता हूँ। और यही है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एपलेट कोर्ट का दर्जा देके सूबों की रजिस्ट्रियों में भेजने के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। और वफाकी आइनी अदालत के पास बहुत सी, वैसे तो इसके ऊपर कंवर दिलशाद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर कल को ये ज़रूरत पड़ती है कि सदर तब्दील होना है, तो अगर आसिफ जरदारी सदर से इस्तीफ़ा देते हैं तो नए सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन, यानी जैसे कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन होते हैं, सदर मुंतखब होता है। लेकिन ये हो सकता है, इस चीज़ के इम्कान है कि आइनी अदालत को ये इख्तियार दे दिया जाए कि जो फील्ड मार्शल हैं वो सदर बन सकते हैं और आइनी अदालत उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। ये कंवर दिलशाद साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है आइनी अदालत का वो वाला फैक्टर है, लेकिन वो आइनी तरमीम के अंदर, ये 28वीं आइनी तरमीम के अंदर अभी किसी को वो उसका कोई तस्दीक नहीं हो सकी है कि ये बात है या नहीं है। लेकिन जो ज़राए ये हैं वो बताते हैं कि जो सूबों के अंदर गवर्नर राज लगाने का जो इख्तियार है वो जो है आइनी अदालत को दिए जाने के हवाले से सोचा जा रहा है कि सूबे में अगर कोई, किसी सूबे में आपकी मर्ज़ी की हुकूमत, वफाक की मर्ज़ी की हुकूमत नहीं है और वो तावन नहीं कर रहे, या कोई भी वजूहत हो सकती हैं, उसमें वो लिखा जाएगा सारा कि सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी, वहाँ पे अमन ओमान के क़याम में, वहाँ पे जैसे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो अमन ओमान के क़याम में नाकाम हो चुकी है। वो खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं कि ये मामला वफाक का है, वफाक ने बॉर्डर देखते हैं। तो ये इस चीज़ के हवाले से, और किसी भी सूबे में, सूबे छोटे हो जाएंगे तो वहाँ पर अगर गवर्नर राज लगाना पड़ जाए तो उस सूरत में जो है वो इख्तियार आइनी अदालत को दिए जाने के हवाले से सोचा जा रहा है। तो एक तो ये मामला है आइनी अदालत वाला। उसके बाद NFC जो अवार्ड्स हैं
उसमें सूबों का शेयर कम करना, ये पहले भी तजवीज़ थी। 27वीं तरमीम में कोशिश हो रही थी कि इसको कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी वाले उसमें थोड़ा सा यानी उन्होंने उसमें नेगोशिएट किया और ये मनवाने में कामयाब हो गए कि जो सूबों का शेयर कम करने का जो उस वक्त फैसला था या तजवीज़ थी, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। लेकिन इस बार जो है वो ये होना ही होना है, और इसलिए इस बार इस चीज़ को करवाने के लिए उन्होंने सूबों के क़याम का साथ तजवीज़ जो है वो शामिल करने का फ़ैसला हुआ है। तो वो वही बात है, वो दिखा के उनसे कहेंगे अच्छा ठीक है, आपके कहने पे हम सूबे नहीं बना रहे, लेकिन NFC का जो शेयर है आप सिंध में जो आप कह रहे हैं पैसे आप ले जाते हैं, और हकीकत भी वैसे यही है। NFC का जो फार्मूला है वो तो ठीक है, NFC वार्ड्स 18वीं तरमीम ने बहुत अच्छा काम किया, वो सूबों को इख्तियारात भी दिए, लेकिन वो इख्तियारात का इस्तेमाल, ये बात तो दुरुस्त है कि वफाक पैसा सिंध को जो दे रहा है वो सिंध में कहाँ लग रहा है, कराची में नहीं लग रहा, सिंध के अंदरून में नहीं लग रहा, और फिर वो खुद मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि कराची से 100 अरब रुपये जो है वो बाहर चले गए, 100 अरब डॉलर बाहर चले गए। तो ये सारे तो बहुत, इसमें तो बड़ी चीज़ें भी हुई, बड़ी स्टोरीज भी हुई, तहकीकात भी हुई। शर्जील मेमन के घरों से बेडरूम से वो निकले डॉलर्स निकले। तो ये चीज़ें तो कंसर्निंग है कि जो पैसे दिया जाता है उसके ऊपर कोई उस तरह का ऑडिट का सिस्टम नहीं है, और वो निचले सतह पे मुंतकिल नहीं होता। वो पंजाब में आता है तो वो भी पंजाब के लाहौर शहर में लग जाता है, दूर दराज इलाकों को वो हकूक़ नहीं मिलते। इसी तरह KP में भी देखें, पेशावर में ख़र्चा हो जाएगा लेकिन दूर दराज इलाकों के अस्पतालों में भी ड्रिप भी नहीं होगी। पंजाब में लाहौर में तो बहुत लाइटें लगेंगी, लेकिन तोनसा में इंजेक्शन ना होने की वजह से 331 बच्चे जो है वो एड्स का शिकार हो जाएंगे। तो इसी वजह से इसको रिव्यू करना तो ज़रूरी है, यानी इसको बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म करके सूबों से शेयर लेके वफाक को ज़्यादा देना ये ऑलरेडी, और इसकी ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि अभी देखें जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इनको जो बढ़ाया गया है, तो इसमें इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो सेल्स टैक्स तो नहीं लगाया गया, वो लेवी टैक्स लगाया गया है। यानी पेट्रोल के ऊपर जितना भी टैक्स वफाक इकट्ठा कर रहा है वो वफाक के पास जा रहा है, वो सूबों को नहीं जा रहा। इसीलिए सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया कि अगर सेल्स टैक्स बढ़ाया जाता तो वो सूबों को जाता और सूबों को शेयर उसमें देना पड़ता, इसलिए वो लेवी में इकट्ठा कर रहा है वफाक। तो ऑलरेडी सूबे तावन कर रहे हैं, यानी सूबे कह रहे हैं ठीक है जी आप ले जाएं हमारे से, हमारा शेयर कम कर दें। वो तो हुआ था, ये अभी जब रिसेंटली सारे फैसले हो रहे थे, जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो KP में भी गए, सिंध में भी गए, बलूचिस्तान पंजाब में भी गए, और उन्होंने वहाँ उनसे कहा कि जी आप, तो ऑलरेडी वो चीज़ हो रही है तो फिर कर देंगे, लेकिन उसको आइन के अंदर शामिल करने के हवाले से जो है वो चीज़ें हैं। और फिर 27वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो उस वक्त 18वीं तरमीम के अंदर जो पावर डिवॉल्व हुई थी सूबों को, ख़ासतौर पे एजुकेशन का निसाब के हवाले से चीज़ें हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो भी रिव्यू हो सकती हैं, उसके हवाले से भी जो है वो काम हो रहा है। अब अभी तक इसके ऊपर जो पेशरफ्त हुई है वो यही हुई है कि परसों वज़ीर-ए-आज़म और सदर की मुलाकात हुई है। इसमें दो मेन स्टेक होल्डर, ये काम तो पार्लियामेंट से होना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी के साथ बैठी हुई है, MQM उनके साथ है। MQM तो ज़ाहिर है कि उनका कोई इतना एतराज़ नहीं है, नून लीग का भी, नून लीग और MQM में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कोई एतराज़ हो सकता है तो पीपल्स पार्टी को हो सकता है, तो पीपल्स पार्टी को जिन चीज़ों पर एतराज़ होगा वो चीज़ें उन्होंने पहले से डाल ली हैं ताकि उसके ऊपर नेगोशिएट करके उनसे NFC वगैरह की चीज़ें करवा ली जाएँ। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी वालों को जेलों में जाना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ चीज़ें तैयार हो रही हैं, और ऑल इज़ नॉट वेल फॉर पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी भी ये मुतालबा कर रही है कि हमारे साथ ये वादा हुआ था कि 2.5 साल हमारा वज़ीर, 2.5 साल नून लीग करेगी, 2.5 साल हम हुकूमत करेंगे। तो वो वादा भी नहीं वफा हो रहा। फिर इसके अलावा ये इस तरह की चीज़ें भी करवाई जा रही हैं जो पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी कर रही है, कि उन्होंने सिस्टम में ज़िंदा रहना है, वोट तो उनके पास नहीं है, लोगों ने तो मुस्तरद कर दिया है, लेकिन कब तक वो चीज़ें करते रहेंगे इस तरह की। अभी 28वीं तरमीम में ये मान भी लेंगे, कर भी लेंगे, हो जाएगा, मतलब इसमें कोई लगता नहीं है कि वो डट जाएंगे, कुछ चीज़ें ले दे हो जाएगी, गिव एंड टेक हो जाएगी। लेकिन 29वीं भी आईनी है, ये मत भूलें कि जी ये यहाँ मामला कहीं पर रुकेगा। वो कहते हैं कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये जब आग लगती है तो उसमें फिर जद में आते हैं। जैसे अभी देखें ना, कुछ लोग जो है वो कंफर्टेबल हैं कि ये आग जो लगी हुई है, लोग जो ख़राब हो रहे हैं, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ये हमारे तक नहीं पहुंची, तो इस बात पे रिलैक्स हैं कि हमारे तक नहीं पहुंची। लेकिन जब आग लगती है तो वो फिर उसमें सब जद में आते हैं। तो भाई आना है उन्होंने जद में, अभी ना सही, हो सकता है अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, तो कहीं ना कहीं जाके तो मामला रुकना है, क्योंकि दूसरी तरफ से मामला नहीं रुक रहा। तो स्पीकर साहब को टास्क दिया गया है कि जी आप बंदे शंदे इकट्ठे करें। बंदे इकट्ठे करना मसला ही नहीं, स्पीकर साहब ने थोड़ी करने, वो तो आ जाएंगे, पार्टियों ने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या फ़ैसला लेना है।
तो वो बहरहाल उसके ऊपर अब नेगोशिएशन उन्होंने करनी है। फिर बिलावल साहब मौलाना के पास जाएंगे कि हमारी मदद करें। मौलाना साहब देखते हैं कि उन्होंने 27वीं तरमीम में तो नहीं उन्होंने शामिल हुए थे, 28वीं में अब उनका क्या मौक़िफ़ होता है। 27वीं के मौके पर उन्होंने बड़े सख्त ऐलानात किए थे कि हमारे साथ धोखा हो गया और ये हुआ वो हुआ। अब देखते हैं कि 28वीं पे वो क्या करते हैं। तो पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत जो है वो बैठी हुई है इस्लामाबाद में, और आज भी उनका इजलास हुआ है, और उनको अब पिसू पड़ गए हैं कि मामला जो है वो ख़राब, लेकिन वो होंगे नहीं, मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि होंगे। ये नहीं होगा कि चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। चिराग तो बुझेगा, हवा जब चलती है तो उसमें जब एक चिराग बुझता है तो दूसरा चिराग कहता है कि बस ठीक है, सही बुझ रहा है, वो हवा ठीक कर रही है इसके साथ। लेकिन उसको पता नहीं होता कि जब हवा चलती है तो उसमें फिर चिराग सब के बुझते हैं। तो टाइम आएगा। मौलाना साहब अचकज़ई साहब की भी मुलाकात हुई है, डिस्कशन शुरू हो गई है, पार्लियामेंट में इजलास चल रहा है, वहाँ पे तकरीरें हो रही हैं, और जो सूरत हाल है मईशत की उसके ऊपर हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बजट आने से पहले 21 क्या तारीख थी जी, सॉरी, 21 से लेकर 25 तक ये तरमीम, 21 मई से लेकर 25 मई के दरमियान ये तरमीम आ जाएगी, मंजूर हो जाएगी। उसके बाद बजट से पहले पहले सारी चीज़ें करनी है, और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर उसके साथ क्या होगा ये आपको पता है। अच्छा जी, तो अच्छा मैं बस क्विकली आपको ये भी बताऊं कि आज कौमी असम्बली का इजलास जब होता है, वैसे ये बात ठीक है कि इस पार्लियामेंट में है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप गिवन कंडीशन के अंदर कुछ चीज़ कर सकते हैं तो वो असम्बली के अंदर रह के आप सवाल पूछ सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मसलन अरकान असम्बली सवाल पूछते हैं ना कि हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, नज़र रखते हैं। सवाल किसी ने डाला कि जी जो डैम बन रहे हैं, मोहम्मद डैम और तरबेला डैम, उनके ऊपर जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया है, और वो कॉस्ट उसकी कितनी बढ़ गई है। तो वो पता ये चला कि जी मोहम्मद और दासू डैम जो है उसकी जो कॉस्ट थी वो पहले 8 खरब रुपए थी, वो बढ़ के 24 खरब रुपए हो चुकी है। 16 खरब रुपए का उसकी कॉस्ट में इजाफा हो चुका है। ये पार्लियामेंट के अंदर सरकारी दस्तावेज़ात जो है वो जमा करवाई गई हैं, और उसकी वो रिपोर्ट जो है जवाब सामने आया है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी मईशत किस हद तक जो है, और ये ऑलरेडी डैम्स के लिए तो वैसे भी कर्ज़े लिए जा रहे हैं, और कर्ज़े लिए जा रहे हैं, कर्ज़े लिए जा रहे हैं, कर्ज़ों के ऊपर सूद अदा करने के लिए कर्ज़े लिए जा रहे हैं, और पैसा इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक ही है कि वो लोगों की जेबों से पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए पैसा निकालना है। इसके अलावा कोई प्लान नहीं है, और इसके अलावा जो प्लान्स हैं वो ये सारे हैं जो आपके सामने रखे हैं, और ये सब हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई रुकावट होगी। फ़िलहाल अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।